अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। गुड इवनिंग टू ऑल अगेन। तो थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया, 9 बजे की स्ट्रीमिंग होनी थी तो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज थे, वो अभी ओवरकम कर लिए गए हैं। तो आज हम बेसिकली जो वन शॉट की श्रृंखला है उसको भी शुरू करने वाले हैं। हर एक चैप्टर को एक पर्टिकुलर डे में ही फिनिश करना है। मैं अभी आया हूं, आज ही चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं। चैप्टर है हमारे पास में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ये हमारे पास पहला चैप्टर है। और देखिएगा, मेरी बात ध्यान करके चलिएगा, नीट के अंदर ऑलमोस्ट 3 to 5 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछे जाते हैं। तो मैं यहां पर जो चीजें आपको डिक्टेट करूं, जरूर एक बात पढ़ने की ट्राई करिएगा और कोशिश करिएगा आप अगर नोट डाउन कर लें तो वो भी बेटर रहेगा। एक बात और, इस लेक्चर को जब भी आप सुनना शुरू करें तो शुरुआत से आखिर तक आपको सुनना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट इसके अंदर अवेलेबल होगा तो आपको जरूर सुनना चाहिए। चलिएगा, तो आपके पास में हम इस पर्टिकुलर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को डील करेंगे। देखिए, यहां पर सबसे पहले हमने वर्ड यूज किया है, दैट इज द फूड एंड न्यूट्रिशन। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जरा यहां ध्यान दीजिएगा। न्यूट्रिशन इज द मेथड इन विच फूड इज कंज्यूम्ड and utilization of energy rich nutrients is being done by the organism। बहुत सिंपल भाषा के अंदर आपके पास न्यूट्रिशन क्या है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक हो जाता है। इसको नॉर्मल भाषा के अंदर अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखेंगे तो इसका मतलब यह होता है कि जो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं, हम कुछ प्रोसेसेस की मदद से, चाहे वो मैकेनिकल हो चाहे वो केमिकल हो, उन प्रोसेसेस की मदद से उस पर्टिकुलर बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को बायो माइक्रो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जब बड़े वाला मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा तो हमारी बॉडी को उसमें से न्यूट्रिएंट को आपके पास विड्रॉ करने में आसानी होगी। अदरवाइज सोचिए, आपके पास बहुत बड़ा कंटेंट दिया हो या मीन बाय बड़े वाले साइज का आपके पास में कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो तो उसके भीतर से चीजों को निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए चाहे मैकेनिकल प्रोसेस हो चाहे केमिकल प्रोसेस हो, जब आपके पास वो फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा तो उनमें से न्यूट्रिएंट को निकालना आसान हो जाता है और इसी के लिए टर्मिनोलॉजी न्यूट्रिशन लेते हैं। अब देखिए, ये न्यूट्रिशन या खाना किस लिए जरूरी है, तो देखिए यहां पर पहली चीज ये प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर द लाइफ एक्टिविटी। सेकंड, आपके पास मटेरियल फॉर द ग्रोथ, इंपॉर्टेंट है। तीसरा, आपके पास मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर। अब सुनिए, यहां पर इंपॉर्टेंट है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए क्यों जरूरत। हमें मालूम है हम एक होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड में ही रहता है, ना वो बढ़ता है ना तो वो कम होता है। उसका कारण क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हमेशा होती है। अब सोचेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुई। मैंने अभी कहा था ना, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होगा और सोचिए बड़े मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए पहले एनर्जी लगाने पड़ेगी और जब आपके पास ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा तो वही एनर्जी डेसिपेट होगी जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और इसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने में मदद मिलती है। और फोर्थ पॉइंट आता है, रिपेयर ऑफ टिश्यू करने के लिए भी आपको बेसिकली न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये चीज भी हमें ध्यान करके चलनी है। नेक्स्ट कंटेंट की ओर को चलेंगे। चलिए यहां देखिए, आपके पास में जो फूड न्यूट्रिशन है वो आपको कहां कहां से मिल सकता है, इसको भी देखने की ट्राई करिए। देखिए, तो आपके पास मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं आपके पास फूड के, वो ये हैं आपके पास। जैसे आपके पास कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गई, वाटर हो गई। अब देखिए, हमें मालूम है कि वाटर ऑलमोस्ट 70% हमारी बॉडी के अंदर होना चाहिए। ये 70% जो वाटर होती है ये आपके पास फूड इंग्रेडिएंट में भी उतना ही होना चाहिए ताकि बॉडी उसको कंपनसेट कर पाए, अदरवाइज वो कंपनसेट नहीं कर पाएगी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत है, प्रोटीन्स हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिना प्रोटीन्स के आपके पास में मसल की एक्टिविटी होना या उसका बनना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब तीसरा आपके पास एक और आया, दैट इज फैट्स की भी जरूरत है। इसके अलावा विटामिन की जरूरत है और मिनरल्स की, इन सब चीजों की जरूरत होती है। फिर से देख लीजिए, मैंने यहां पर लिखा भी हुआ है, वाटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in the metabolic processes and prevent the dehydration of the body। पर ध्यान कर चलिएगा, हमें फूड वो ज्यादातर कंज्यूम करना चाहिए जिसमें वाटर का कंटेंट ज्यादा होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज की है, वाटर की, दैट इज ऑलमोस्ट 70%। तो ये चीज हमें ध्यान कर चलते रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चीज की स्लाइड की ओर को चलेंगे। यहां देखें, ये है आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिएगा, हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। अब डिवाइड किस किस चीज में किया है,
एक आपके पास है एलिमेंट्री कनाल और दूसरा है आपके पास में डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसको हम एसोसिएटेड ग्लैंड भी कहते हैं या एसेसरी ग्लैंड का नाम भी दिया जाता है। अब आपके पास एलिमेंट्री कनाल जो है, ये वो पर्टिकुलर कनाल का मतलब होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये अंदर से हॉलो है। इस हॉलो लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास जो भी पर्टिकुलर फूड आप इंटेक करेंगे वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव कर जाएगा। तो जब भी आप खाना खाएंगे तो खाना खाएंगे थ्रू दी माउथ, फिर जाएगा वो बक्कल कैविटी में, फिर जाएगा फेरिंग्स में, फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफिगस, ईसोफिगस से स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टीन, फिर लार्ज इंटेस्टीन और थ्रू दी इनस जो आपके पास में अनडाइजेस्टेड मैटर होगा वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। तो ये एलिमेंट्री कनाल का पार्ट होता है। दूसरा हिस्सा आपको यहां पर नजर आएगा वो है आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड का या एसोसिएटेड ग्लैंड का, जिनमें आपके पास आते हैं सलाइवरी ग्लैंड, फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड, फिर लीवर या गॉल ब्लैडर, उसके बाद आपके पेनक्रियास और लास्ट में इंटेस्टिनल ग्लैंड। यहां पर आप इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स को नॉर्मली देख भी पाएंगे। ये माउथ है, उसके बाद देखिए सलाइवरी ग्लैंड को यहां बताया है, ये ईसोफिगस है आपके पास, फिर लीवर और गॉल ब्लैडर के बारे में यहां पर दिखाया है, फिर ये स्टमक के बारे में यहां दिखाया, और ये नीचे देखेंगे आपके पास में तो इंटेस्टीन का पोर्शन है, लास्ट में एनस आती है, रेक्टम आता है। तो ये चीज हमारे को यहां पर दिखाई गई है। चलिए अगले वाले कंटेंट की ओर को मूव करते हैं। देखिए अब हम एक एक कर जो एलिमेंट्री कनाल के अंदर जो जो पोर्शंस आते हैं उसको हम डील करने की ट्राई करेंगे। चलिए तो यहां पीछे आप देखते जाइएगा, बहुत सारी चीजें यहां पर आपको मूव करती हुई नजर आएंगी, मैं साथ साथ में बोलता हुआ चलूंगा तो ध्यान कर चलिएगा। देखिए एलिमेंट्री कनाल का जो पहला पोर्शन आती है वो तो आपके पास माउथ है। अब देखिएगा अगर मैं माउथ ना वर्ड यूज कर एक वर्ड यूज कर दूं दैट इज द बक्को-फेरिंजियल कैविटी, तो इसमें दो वर्ड आ जाते हैं, एक है बक्कल और दूसरा है फेरिंजियल। बक्कल से हम समझते हैं दैट इज द माउथ पोर्शन, और फेरिंजियल से समझेंगे फेरिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो माउथ है ना, माउथ के अंदर बेसिकली आप खाना लेकर जाते हैं, और खाना लेकर जब जाते हैं तो इस सारे खाने को होल्ड करने का जो काम है वो हमारे इनसाइड ऑफ द माउथ को करना पड़ता है। तो आपके पास सबसे पहला काम क्या हुआ, खाना आप जब मुंह के अंदर लेकर जाते हैं तो आपको चबाना है, और चबाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टीथ की जरूरत पड़ती है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज तो माउथ के इनसाइड में है वो है टीथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप जब खाने को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करेंगे तो उस खाने को होल्ड करने के लिए भी कोई ना कोई चीजें चाहिए माउथ के इनसाइड में। तो देखिएगा ये जो इनसाइड ऑफ द चीक होती है, एक तो ये आपकी हेल्प कर रही है, जो लिप का इनसाइड पोर्शन है जिसको वेस्टिब्यूल कहा जाता है वो आपकी हेल्प करेगा, और तीसरा आपका पास जो पर्टिकुलर चीज है वो हेल्प करने वाली है वो है हार्ड पैलेट। जो आप देखेंगे ये जो आपके फ्रंटल टीथ होते हैं जिनको हम इंसाइजर और कैनाइन कहते हैं, इसके पीछे अगर आप बिल्कुल टंग को टच कर देखिएगा तो यहां पर आपके पास रफ सरफेसेस आपको नजर आएंगे, या फील भी कर सकते हैं। ये जो रफ सरफेसेस होते हैं ये उबड़ खाबड़ जो रीजन होते हैं इनको हम पैलेटाइन रूगे कहते हैं। तो मीन भाई यहां तक कुछ ऐसा है ना कि आपके पास में कुछ खड्डे हैं और कुछ आपके पास सरफेस, तो ये खड्डों के अंदर आपके पास बेसिकली जो खाना है कुछ टेंपरेरी समय के लिए स्टोर हो सकता है, इनको पैलेटाइन रूगे कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। तो पैलेटाइन रूगे इनसाइड ऑफ द चीक, और आपके पास लिप स्ट्रक्चर जो इनसाइड में आपके वेस्टिब्यूल कहलाया, वो आपके पास सारे के सारे रीजन खाने को टेंपरेरी स्टोर करने में मदद करते हैं जब तक आप खाना चबा रहे हैं। अब खाना आपको स्वेलो करना है, तो स्वेलो करने के लिए किसकी मदद लेनी पड़ती है, आपकी टंग की। टंग बेसिकली हेल्प कर रही है आपके खास खाने को स्वेलो करने। इसके अलावा जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो भी आपकी मदद करता है। तो ये चीज हमें थोड़ा सा ध्यान कर चलनी चाहिए। अब देखिए इंपॉर्टेंट, यहां पर भी आप देख सकते हैं आपके पास में माउथ लिखा है, इट बेसिकली रिसीव द फूड, दिस इज बीइंग टर्म्ड एज द इंजेशन। उसके बाद बक्कल कैविटी दैट इज ओरल या माउथ कैविटी भी उसको कहा जाता है, उसमें लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ अ पैलेट दैट इज बेसिकली द रूफ। उसके बाद आपके टीथ, और इसके अलावा मस्कुलर टंग होती है। उसके बाद देखिए पैलेट हैज अ एंटीरियर पैलेट हार्ड पैलेटाइन स्ट्रक्चर, उसके बाद पोस्टीरियरली सॉफ्ट पैलेट। तो सॉफ्ट पैलेट और आपके पास बेसिकली जो टंग होती है वो दोनों हेल्प कर रहे हैं स्वेलिंग ऑफ फूड के अंदर। उसके बाद देखिए टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, एक चीज यहां से ध्यान देनी है, टंग जो है वो हमारी बॉडी की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है, याद करके चलिएगा, द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ योर बॉडी इज द टंग। तो टंग जो है ये एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो आपके पास जो फ्लोर ऑफ द माउथ होता है, फ्लोर ऑफ द माउथ में आपके पास अटैचमेंट करता है विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर दैट इज बीइंग टर्म्ड एज अ फ्रीनम, याद करके चलिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए टंग हैज अ स्मॉल प्रोजेक्शंस दैट आर कॉल्ड एज द पेपिले। टंग पर छोटे छोटे आप देखेंगे ना तो आपको दाने नजर आते हैं, उनको बेसिकली पेपिला कहा जाता है, एंड दीज पेपिलास विल बियर द टेस्ट बड। देखिए हमें मालूम है टंग का जो एक स्पेशल फंक्शन होती है वो है टेस्ट की सेंसेशन आपको प्रोवाइड करना। टेस्ट की सेंसेशन प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई चीज तो चाहिए, वो है आपके पास टेस्ट बड। टेस्ट बड जितनी ज्यादा क्वांटिटी में होंगे उतना ज्यादा बेटर आपको टेस्ट मिलेगा। मैं टेस्ट बड्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि वो आपके कोर्स के बाहर है। चलिएगा नेक्स्ट पार्ट, एट द बैक ऑन आइदर साइड ऑफ द टंग टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट। अब देखिए
अगर आप जहां से आपको नॉर्मली ये समझ आता हो कि टंग यहां से बाहर आ रही है, वो जो नेक पोर्शन आपको नजर आता है, वहां पर आप बेसिकली अगर ध्यान देंगे तो आपके टंग जहां पर बेस है, यहां पर आपको बेसिकली दो खड्डे नजर आते हैं। इनको बेसिकली क्या कहा जाता है? दीज आर दी टॉन्सिल्स। ये याद करके चलिएगा, एट द बैक ऑन आइदर साइड ऑफ द टंग द टॉन्सिल्स आर प्रेजेंट। ये चीज ध्यान करके चलना, यहां से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। चले, तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई, एक पार्ट यहां से देख लिया हमने। चलिए कुछ और हिस्सा देखते हैं। यहां देखिए, एलिमेंट्री कैनाल में माउथ और बक्कल कैविटी में यहां पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है आपके पास टीथ के बारे में। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर जो टीथ मिलते हैं, मीन बाय ह्यूमंस के बारे में हम अगर बात करेंगे, तो ये टीथ जो है ये बेसिकली आपके पास तीन तरह के हो सकते हैं। हिटेरोडोंट, सेकंड आपके पास थीकोडोंट और थर्ड आपके पास डायफाइडोंट। देखिए, अब हिटेरोडोंट क्या होते हैं? हिटेरो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप। तो आपके पास मॉर्फोलॉजिकल, बाहर से देखने में जो टीथ की शेप होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है, इसीलिए आपके पास हिटेरोडोंट कहा गया। दूसरा वर्ड यूज करते हैं थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब क्या होता है? हमारी बेसिकली जो ये जॉज है, इन जॉ के अंदर एक स्पेसिफिक आपके पास में बोन है जिसका नाम है एल्वियोलर बोन। उस एल्वियोलर बोन में नेचर ने खड्डे डाल रखे हैं, ठीक है। उन खड्डों के भीतर आपके पास में टीथ जो है वो आपके पास में नेचर ने प्लेस कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पास एक सॉकेट हुआ, उस सॉकेट के अंदर बेसिकली नेचर ने क्या कर दिया? टीथ को प्लेस कर दे दिया। इसीलिए आपके पास टीथ का नाम क्या लिख दिया? थीकोडोंट टाइप के टीथ हो गए। उसके बाद लास्ट आते हैं डायफाइडोंट। अगर आपको बचपन से याद हो तो पहले शुरुआत में आपके एक दांत आए थे जब आपका बचपन था, उसके बाद में वो दांत जो है बेसिकली टूट गए और उनकी जगह पर नए दांत आ गए। तो आपके पास में दांत जो है वो दो बार आता है लाइफ में। एक आपके पास जो शुरुआत में जब आपका बचपन था, जिसको हम बोलते हैं टीथ को प्राइमरी टीथ, और उन्हीं प्राइमरी टीथ को रिप्लेस कर परमानेंट टीथ आते हैं। अब परमानेंट टीथ को कोई रिप्लेस नहीं करेगा, ये चीज जरूर आप ध्यान करके चलिएगा। तो आपके पास तीन तरह के टीथ हो गए, एक आपके पास में बेसिकली हिटेरोडोंट, थीकोडोंट एंड अ डायफाइडोंट। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। चलिए, अब देखिए हिटेरोडोंट कौन कौन से टीथ होते हैं उनको जरा देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी हो सकती है। देखिए क्या लिखता है, आपके पास में चार डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। एक आपके पास इंसीजर है, सेकंड आपके पास कैनाइन, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ आर दी मोलर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है। अब देखो यहां पर जरा, इंसाइजर्स का काम होता है बेसिकली कटिंग में हेल्प करिए, किसी चीजों को काटने में आपकी मदद करना। दूसरे जो कैनाइन्स होते हैं वो टीयरिंग ऑफ फ्लैश में, फ्लैश को आप क्या करते हैं? जोर जोर से खींच खींच कर आपके पास निकालते हैं, तो बेसिकली टीयरिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद प्रीमोलर और मोलर जो होते हैं वो खाने को चबाने में हेल्प करते हैं। तो चबाने की जो प्रोसेस है उसका नाम लिखा जाता है मैस्टिकेशन। तो मैस्टिकेटरी रोल इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय प्रीमोलर एंड दी मोलर्स। ये चीज हमें ध्यान करके चलिए। अब देखिए यहां लास्ट आपके पास एक लाइन मैंने लिखी है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर कलेक्टिवली बीइंग टर्म्ड एज द चीक टीथ। अगर आप ध्यान देंगे ना तो आपके जो चीक हैं उसके इनसाइड में अगर आप नोट करेंगे, जो टीथ इसको आपके पास बेसिकली टच करते हैं वो प्रीमोलर एंड मोलर्स होते हैं। इसीलिए आपके पास इनको चीक टीथ कहा जाता है, प्रीमोलर्स और मोलर्स को। और इनके पास में कस्प होते हैं। एक आपके पास में अगर नॉर्मली देखा हो आपने तो शार्प पॉइंट्स होते हैं आपके पास टीथ में, ऐसे नॉर्मली अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये जो शार्प पॉइंट्स हैं इनको बेसिकली कस्प कहा जाता है। ये कस्प क्या काम कर रहे हैं? मैस्टिकेशन में आपको मदद कर देते हैं। ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए अगर आपको ध्यान दें तो यहां पर देखिए, मैंने यहां पर बेसिकली टीथ के आपको बेसिकली स्ट्रक्चर, इंसाइजर्स आपको कुछ बेसिकली इस तरह के नजर आए। ये देखिए, ये इंसाइजर आपको ऐसे नजर आते हैं। फ्रंटल जो आपके पास चार टीथ होते हैं वो बेसिकली कैसे होते हैं? इंसाइजर। तो यहां पर भी 1 2 3 4 ये इंसाइजर है। जो ये बीच में बिल्कुल मिलते हैं इनको सेंट्रल कहा जाता है, और ये जो आपके पास इसके लेटरल साइड पर हैं इनको बेसिकली लेटरल इंसाइजर कह दिया। ये आगे आपके पास में कैनाइन, उसके बाद आपके प्रीमोलर आते हैं। तो प्रीमोलर दो तरह के होते हैं, फर्स्ट प्रीमोलर, फिर आपके पास सेकंड प्रीमोलर। उसके बाद आपके मोलर आएंगे, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड अ थर्ड मोलर। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, याद करके चलना। अब देखिए प्रीमोलर की शेप आपके कुछ इस तरह की है, मोलर की शेप आपके कुछ इस तरह की है, और कैनाइन की शेप आपके पास कुछ इस तरह की होगी। ये आपको ध्यान ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन जरूर ध्यान रहने चाहिए। क्लियर? चलेंगे नेक्स्ट आपके पास स्लाइड की ओर को मूव करेंगे। अब देखिएगा,
थीकोडॉन्टीथ। मैंने अभी कहा था ना, जो एल्वियोलर बोन में आपके पास में खड्डे पड़े हुए होंगे, इन खड्डों के अंदर नेचर ने क्या किया है, टीथ को फिट कर दिया है। तो आपके पास उन्हीं पर्टिकुलर टीथ को क्या कहा जाता है, थीकोडॉन्टीथ कहा जाता है। तो पूरे के पूरे दांत अगर आपके पास में उसी बोन के अंदर नेचर ने उन खड्डों के अंदर फिक्स कर दिए हैं, तो उसको डेंटिशन कहा गया। बहुत सारे दांत हो गए ना, सारे के सारे दांत एल्वियोलर बोन में फिट कर दिए गए। तो सारे के सारे दांतों को जब नेचर ने बोन में फिट कर दिया, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अ डेंटिशन। ये चीज हमें ध्यान रखकर चलनी है। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसका डायफाइडॉट, मैंने अभी कहा था कि आपके जो बेसिकली दांत होते हैं लाइफ में दो बार आते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं, एक आपके पास परमानेंट टीथ है। मिल्क टीथ जो है वो आपके पास में जब आपकी उम्र जो थी, छोटे होते हुए जब आप 6 या 7 मंथ के थे, उस समय आपका पहला दांत आया था। और लास्ट टीथ जो आपके पास अपीयर होती है, वो अपीयर होती है आपके पास 2 से 3 साल की जब आपकी उम्र होती है, तो उनको मिल्क टीथ कहते हैं। जो आपके परमानेंट टीथ है, जो प्राइमरी टीथ को रिप्लेस कर आएंगे, वो 6 से 7 साल की जब आपकी उम्र थी, तो उस समय पहली रिप्लेसमेंट आना शुरू हुई थी। अब यह ध्यान करके चलिए। अब यहां क्या लिखता है, जो परमानेंट टीथ होते हैं उनका टोटल नंबर 32 रहता है। ऑन एन एवरेज मैं आपको यह बताऊं कि आपके पास एवरेजली 28 टीथ होते हैं, क्योंकि आपके पास आज की डेट में जो थर्ड मोलर्स होते हैं, जिनको विजडम टीथ कहा जाता है, वो आज की डेट में वेस्टिजियल हो चुके हैं। इसीलिए ऑलमोस्ट 28 टीथ होते हैं एवरी पर्टिकुलर ह्यूमन की लाइफ में जब परमानेंट टीथ आते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि एनसीईआरटी की कोटेड स्टेटमेंट है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिएगा, नॉर्मली मैं एक चीज आपको यहां से और बता देता हूं, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन मैंने बड़ी बार देखा है, पूछा गया है, इसीलिए। अब देखिए, जब आप टीथ को देखेंगे ना, तो आपको टीथ कुछ बेसिकली ऐसे नजर, एक बाहर की एक लेयर नजर आती है जो व्हाइट कलर की होती है, इसको हम इनेमल बोल देते हैं। ये इनेमल हो गया। इसके नीचे एक और लेयर होती है जो येलोइश होती है, ठीक है, इसको बेसिकली डेंटाइन कहा जाता है या डेंटिन कह देते हैं। और इसके नीचे आपके पास में इस दांत की ब्लड सप्लाई है, जिसको बेसिकली हमने पल्प कह दिया, जिसको मैं यहां पर बेसिकली थोड़ा सा डार्क बना देता हूं। तो ये हो गया इस दांत की ब्लड सप्लाई, जिसका नाम हो गया पल्प, ठीक है। अब ये पल्प जो है वो आपके पास यहां पर इस रूट के नीचे एक छेद है, ठीक है, ओपनिंग है, मीन बाय, इसको एपिकल फोरामेन कहते हैं। क्या कहा गया, एपिकल फोरामेन। एपिकल फोरामेन से आप देखेंगे कि पल्प यहां पर आया, पल्प के बाद आप क्या, डेंटिन है, डेंटिन के बाद इनेमल है। इनेमल की एक खासियत है, इनेमल को बनाने वाला जो सेल है उसका नाम होता है अमीलोब्लास्ट। यह अमीलोब्लास्ट जिंदगी में एक ही बार आपके पास बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बार अगर इनेमल में कोई क्रैक आ गया या आपके पास ये ब्रेक हो गई, तो वापस से इनेमल बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि अमीलोब्लास्ट जिंदगी में एक ही बार बनता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पल्प और डेंटिन को बनाने वाला जो सेल होता है वो एक ही है, उसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट। डेंटिन में अपना कोई भी सेल नहीं होता है जो बेसिकली डेंटिन को बना सके, तो ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन भी बनाकर दे देते हैं और आपके पास में पल्प भी। अदरवाइज पल्प का मेन सेल है ओडोंटोब्लास्ट, ये चीज ध्यान रखकर चलिए। अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट है यहां पर, ये एपिकल फोरम। इस एपिकल फोरामेन से जो ब्लड वेसल्स होती हैं या लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, वो आपके पास पल्प में एंटर करती हैं। पल्प इज अ लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत सॉफ्टर टिश्यू होती है, ये ध्यान करके चलना। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट करना, ये फोरामेन है ना, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये फोरामेन का आपके पास डायामीटर जितना ज्यादा होगा, ये आपके पास लेंथ ऑफ द टीथ उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। याद करके चलना, फोरामेन का डायामीटर जितना ज्यादा, उतनी ज्यादा आपके पास लेंथ ऑफ द टीथ होती है। चूहे के दांत तो देखे होंगे आपने, इंसाइजर्स लगातार लंबे होते रहते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है, मेन कारण है एपिकल फोरामेन का आपके पास में कभी भी क्लोजर नहीं हो पाता। मान लीजिए आपका एपिकल फोरामेन इतना था, तो इसका मतलब टीथ की लंबाई और ज्यादा होगी। अगर ये आपके पास एपिकल फोरामेन साइज में कम होता जाए, तो टीथ की लंबाई जो है अब नहीं बढ़ पाएगी। तो हमारे में टीथ की जो लंबाई होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि हमारा एपिकल फोरामेन जैसे जैसे एज होती जाती है वो क्लोज होता जाता है। लेकिन जो चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं या माइसिस होते हैं, उनके अंदर जो सेंट्रल इंसाइजर और लेटरल इंसाइजर्स होते हैं, उनका एपिकल फोरामेन जिंदगी भर क्लोज नहीं होता है। इसीलिए लगातार जो है टीथ की लंबाई बढ़ती जाती है। तो यह चीज हमें ध्यान कर चलना, यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब चलिएगा, नेक्स्ट आपके पास आती है, दैट इज अ डेंटल फॉर्मूला। सबने पढ़ा है, देखिए हम तो रिवीजन कर रहे हैं, मेरी बात ध्यान करके चलिएगा, हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आपका डेंटल फॉर्मूला है, ये देखिए डेंटल फॉर्मूला जो है वो हमेशा एक हाफ ऑफ द जॉ के लिए लिखा जाता है। ये हमें चीज याद कर चलनी है। 1/2 ऑफ द जॉ के लिए हम बेसिकली डेंटल फॉर्मूला को लिखेंगे। अब डेंटल फॉर्मूला को लिखने का तरीका क्या है, मान लीजिए हम डेंटल फॉर्मूला लिखने को जाएं, तो क्या लिखता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ दैट इज प्रेजेंट in
ईच हाफ ऑफ द जॉ। तो ऊपर वाले जॉ का नाम लिखा जाता है मैक्सिला। तो आपके पास में इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और नीचे लिखेंगे दैट इज द टीथ दैट आर प्रेजेंट इन दी मैंडिबल। मैंडिबल जो है वो आपके पास लोअर जॉ है और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 के साथ में। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ कौन से हैं? एक है इंसाइजर, केनाइन, उसके बाद प्रीमोलर और मोलर। सेम नीचे भी वैसे ही आएगा, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, क्योंकि हमने आधे जॉ के लिए लिखा है। पूरे जॉ के लिए लिखने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 2 के साथ में, ये ध्यान करके चलेगा। अब देखिए फॉर्मूला यहां पर हमने लिख कर ही दिया है आपको पहले से ही, तो यहां पर देखो जरा फॉर्मूला आपके पास में ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला ऑफ अ परमानेंट टीथ मीन बाय अडल्ट का है। तो अडल्ट में क्या हुआ आपके पास? देखिए इंसाइजर का नंबर 2, केनाइन का नंबर 1, प्रीमोलर के नंबर 2, मोलर का नंबर 3। आपके पास फॉर्मूला क्या हुआ? 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2। आपके टोटल मिलाकर कितने आएंगे? दैट इज 32। वर्ड क्लियर हुआ? तो आपके पास कितने हो गए? 32 अडल्ट टीथ है। अडल्ट टीथ का नंबर 32 आ गया। अब चलिए आपके पास में जब मिल्क टीथ के बारे में बात करते हैं, प्राइमरी टीथ, तो प्राइमरी टीथ में फॉर्मूला आपके पास रहता है दैट इज 2102 डिवाइड बाय 2102 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 20। अब जरा ध्यान देना, यहां पर आपके प्रीमोलर कितने हैं? यहां पर 2, यहां पर भी 2, टोटल मिलाकर प्रीमोलर आपके पास हो गए दैट इज अ 4। अब इंपॉर्टेंट यहां देखो प्रीमोलर यहां पर क्या नजर आ रहे हैं? प्राइमरी टीथ में नहीं नजर आ रहे हैं। तो अब जरा यहां पर ध्यान देना, मैं जो अगली स्लाइड आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां देखो, यहां देखना इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखो। ये है आपके पास में जो प्राइमरी आपके पास टीथ है और इस साइड की ओर को है जो अडल्ट वाले टीथ है। अब ध्यान दो जरा यहां पर क्या आपको नजर आ रहा है? एक बार अगर कमेंट करके बताएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, गुड इवनिंग अभिमन्यु। एक बार याद ध्यान दो जरा क्या दिख रहा है। देखो ये प्राइमरी टीथ है ना, इंसाइजर 1 2 3 4 वैसे ही है, ये रहे केनाइन। अब आगे डायरेक्टली आपको क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर। यहां भी देख लीजिए इंसाइजर 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 इंसाइजर, फिर आपको क्या नजर आ रहा है? केनाइन केनाइन, और उसके बाद फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर। अब देखो यहां पर कोई बीच में स्पेसिंग नहीं है कि जैसे हमने अभी लिखा था ना थोड़ी देर पहले कि जो बचपन वाला आपके पास ये मिल्क टीथ का फॉर्मूला वो 2102 है और अडल्ट का क्या है? 2123। तो ये 0 का मतलब सिर्फ ये है कि प्रीमोलर एब्सेंट है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि केनाइन और मोलर के बीच में स्पेस होगा। ये चीज याद करके चले। अब यहां देखो जरा सा, ये आपके पास में परमानेंट ये अडल्ट का है, ये आ गया जी आपके पास इंसाइजर 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 इंसाइजर, फिर आए केनाइन केनाइन, फर्स्ट प्रीमोलर, सेकंड प्रीमोलर, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर। तो टोटल मिलाकर कितने दांत हुए? 32। और यहां पर कितने होंगे टोटल मिलाकर? दैट इज 20। याद करके चलिएगा, बहुत बार यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। चलें, तो ये चीज हमने देख ली। हमारी बॉडी का जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना वो इनेमल है। वो इसलिए क्योंकि इनेमल जो होती है उसमें बेसिकली फ्लोरीन होती है और फ्लोरीन एंटी कैरियस होती है। एंटी कैरियस का मतलब समझते हैं? जो दांत को बेसिकली खराब होने से बचाती है। याद करके चलिएगा, फ्लोराइड मिनरल के बारे में बात कर रहे हैं। चलिएगा नेक्स्ट आता है आपके पास दैट इज अ फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे है जो आपके पास में जहां से एयर भी होकर जाएगी और आपके पास खाना भी होकर जाएगा। अब सोचो फेरिंग्स एक कॉमन पाथवे हुआ ना, तो आपके पास हवा किसी और चैनल में जा रही है, खाना किसी और चैनल में जा रहा है। अब वो कैसे जा रहा है इसको जरा ध्यान दीजिएगा। यहां देखो जरा सा, ये नॉर्मली मान लीजिए आपने खाना इंटेक किया तो खाने को जाना चाहिए ईसोफिगस में। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ईसोफिगस को फूड पाइप कहा जाता है ना। तो आपकी फूड पाइप में खाना डायरेक्टली कैसे चला गया? क्योंकि हमने अभी वर्ड कहा जो फेरिंग्स होती है वो आपके पास कॉमन पाथवे है फॉर अ फूड एंड अ एयर, दोनों चीजें वहीं से पास कर जाएंगी। तो ऐसा कैसे हो गया कि खाना जो है वो ईसोफिगस में गया और वो आपके पास ट्रैकिया में नहीं गया जिसको हम विंड पाइप कहते हैं? उसका एक मेन कारण है। कारण ये है
नेचर ने ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया है आपके पास बेसिकली, ये वाला जो रीजन है ये आपका ट्रैकिया, या यहां पर देख लें, इस वाली स्लाइड को देखिएगा जरा, इस साइड की ओर को मैं आपको फिर से बताने की ट्राई करता हूं। ये देखो, ये रहा ईसोफिगस, ये है जी ईसोफिगस, और ये है आपके पास में ट्रैकिया। अब देखो, खाना आया, आपने खाना स्वेलो कर लिया, मान लेते हैं ये आपके पास स्वेलो कर कर खाना आ रहा है। अब खाना बेसिकली ईसोफिगस में गया, लेकिन आपके पास इस साइड की ओर को मूव कर कर ट्रैकिया में नहीं गया। उसका मेन कारण क्या है, यहां पर देखिएगा, इस ट्रैकिया को कवर करने के लिए नेचर ने एक इलास्टिक कार्टिलेज दी है जिसका नाम एपिग्लॉटिस है। देख लो फिर से देखना, यहां से खाना जा रहा है, खाना जाएगा ईसोफिगस में, नहीं गया ट्रैकिया में। क्यों नहीं गया? ट्रैकिया को नेचर ने किससे कवर कर दिया? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस इज अ इलास्टिक कार्टिलेज। क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। अब आपके पास में ट्रैकिया को यहां से कवर कर लिया। कब कवर किया? जब आप खाने को स्वेलो करने के लिए जाते हैं, उसी समय एपिग्लॉटिस ट्रैकिया को कवर कर देता है ताकि खाना सिर्फ फूड पाइप में जाए, आपके पास में ट्रैकिया में न जाए। सोचो, अगर वो खाना आपके ट्रैकिया में चला जाता तो क्या होता? सडनली आपको वॉमिट आ जाता, या आपके पास बेसिकली हिकअप्स लगना शुरू हो जाते, हिचकी आना शुरू आती। हिचकी आने का कारण आपके पास में ट्रैकिया के अंदर सिर्फ खाना जाना है, याद करके चलिए, और वो टेम्परेरी है। हिचकी आपके पास आना किसी और वजह से होता है, ये चीज ध्यान करके चलना, ठीक है। लेकिन ये ध्यान करके आप करते क्या है, सडनली आपको एक रिफ्लेक्स एक्शन आती है कि खाना आप बेसिकली बॉडी से या मुंह से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि खाना कहां पर जा रहा होता है उस समय? ट्रैकिया में। नेचर की कोशिश ये है कि खाना हमेशा फूड पाइप में जाना चाहिए, ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट की ओर को मूव करेंगे। ईसोफिगस के बारे में मैंने अभी बता दिया। देखिए, ये जो ईसोफिगस है, आप इसकी अगर ध्यान दीजिएगा, इसको फूड पाइप कह रहे हैं। अब ईसोफिगस की एक खासियत है, खासियत क्या है उसको जरा ध्यान दीजिए। ईसोफिगस ना एक आपके पास में फूड पाइप है, उसमें खाना ऊपर से नीचे क्यों जाता है? क्योंकि ईसोफिगस के इनसाइड में नेचर ने एक मसल दे रखी है, देखिए यहां पर नाम भी लिखा है, दैट इज अ सर्कुलर मसल है। सर्कुलर मसल इज अ टाइप ऑफ अ स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो नॉर्मली नहीं नजर आती है, क्योंकि उसके अंदर मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट नहीं होते हैं। तो क्या स्मूथ मसल में कोई कॉन्ट्रैक्शन होती ही नहीं है? होती है। उस कॉन्ट्रैक्शन का नाम लिखा जाता है पेरिस्टेलिसिस। पेरिस्टेलिसिस, अ वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दैट इज मूविंग फ्रॉम अपवर्ड टू अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब यहां देखिए, खाना आपके पास में ईसोफिगस में आया, वो खाना नीचे ही क्यों जाता है? इसका कारण है, इस पर्टिकुलर ईसोफिगस के इनसाइड में जो स्मूथ मसल है, वो लगातार आपके पास में वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो ऊपर से नीचे की ओर को मूव कर कर ला रही है। याद करके चलना, फिर से मैंने क्या कहा, ईसोफिगस में जो आपके पास सर्कुलर मसल है जो वॉल्स पर लगी हुई है, उनमें लगातार आपके पास में वेव जो है वो आपके पास मूव कर रही है ऊपर से नीचे की ओर को, और उसी पर्टिकुलर पेरिस्टेलिसिस की वजह से खाना कहां पर पहुंच जाता है? स्टमक के अंदर। अब देखो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जब खाना स्टमक में आएगा ना, तो होता क्या है, यहां पर बेसिकली जैसे ही ये स्टमक और आपके पास ईसोफिगस का जंक्शन होती है, तो नेचर ने यहां पर एक बेसिकली स्फिंक्टर लगा रखा है। वो स्फिंक्टर का नाम है कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कार्डियक रीजन ऑफ अ स्टमक एंड ईसोफिगस के बीच में एक स्फिंक्टर है। ये स्फिंक्टर करता क्या है? ये स्फिंक्टर आपके पास जैसे ही ईसोफिगस में खाना आता है, ये स्फिंक्टर ओपन हो जाती है, और जैसे ही खाना स्टमक में चला जाता है, वैसे ये स्फिंक्टर क्लोज हो जाता है। अब ये ऐसा क्यों होता है? उसका भी एक मेन रीजन है। देखिए क्या हुआ, खाना आपके पास ईसोफिगस से स्टमक में आया, स्टमक में आपके पास खाना किससे घुल जाएगा? घुल मिल जाएगा एचसीएल के साथ। अब सोचो, एचसीएल के साथ घुला मिला हुआ खाना अगर ईसोफिगस में वापस आ जाए, तो वो तो एसिडिक खाना होगा, और ईसोफिगस की स्मूथ मसल को तो डिस्ट्रक्शन करवा देगा, अल्सर हो जाएंगे, अल्सर ईसोफिगस में। इसलिए नेचर ने क्या किया, जैसे ही खाना आपके पास स्टमक में पहुंचा, कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर को क्लोज कर दिया, और इस प्रोसेस को कहा जाता है रीगर्जिटेशन ऑफ फूड को प्रिवेंट करने का काम कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर ने किया। अब रीगर्जिटेशन कहां से कहां की ओर को होती है? नॉर्मली स्टमक से आपके पास ईसोफिगस की ओर को जाने की ट्राई हो रही है, वो रीगर्जिटेशन प्रिवेंट की आपके पास स्फिंक्टर ने। स्फिंक्टर का नाम है कार्डियो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। समझ आया? जो लोग मुझे देख रहे हैं, हाँ या ना मुझे बता दें एक बार, समझ आ रही है जो मैं बात कह रहा हूं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आपको 3 या 4 पक्का मिलेंगे। एक बार मुझे पक्का बता दीजिए कि आपको चीज समझ आ रही है नहीं आ रही है। क्लियर हो गया जी? आगे की ओर को मूव कर चलते हैं। बता दीजिए एक बार, आपको समझ आया या नहीं आया? नहीं आया हो तो कोशिश करेंगे किसी और तरीके से पढ़ाने की।
चलिएगा आगे देखिएगा। अब आपके पास में स्टमक के बारे में डील कर लेते हैं। अब खाना आपके पास स्टमक में पहुंच गया। अब स्टमक में पहुंचने पर अगर आप नॉर्मली देखें तो स्टमक में आपको क्या नजर आ, ये स्टमक के आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं। एक पार्ट है आपके पास फंडिक, यहां देखें। सेकंड है आपके पास कार्डियक। थर्ड है आपके पास में दैट इज द गैस्ट्रिक फोल्ड, यहां पर नजर आ रहे हैं, या बॉडी ऑफ द स्टमक कहते हैं। और लास्ट पोर्शन है दैट इज द पाइलोरिक रीजन, यहां पर पाइलोरिक स्फिंक्टर आपको नजर आ रहा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट देखना, आपको यहां पर भी कुछ डिप्रेशन और एलिवेशन नजर आ रहे हैं बीच में। ये जो डिप्रेशन और एलिवेशन है इनको गैस्ट्रिक फोल्ड्स या गैस्ट्रिक रूगे कहा जाता है। अब सोचो, आपने जब खाना खाया होता है ना, उस समय आपके पास ये रूगे नजर नहीं आते। रूगे क्यों नहीं नजर आते हैं? जैसे आप खाना खाएंगे ना तो इस वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा और स्टमक जो है वो खिंच जाएगी। अब जैसे स्टमक खिंचना शुरू हो जाएगी तो ये रूगे आपके पास लॉस हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रूगे का लॉस ये बताता है कि डिस्टेंशन ऑफ स्टमक। डिस्टेंशन का मतलब क्या हुआ? अपनी पोजीशन से आपके पास स्टमक थोड़ा सा दूर चला गया है, उसकी वजह से रूगे नजर नहीं आएंगे। अब सोचिए, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो खाना खाए और डिस्टेंशन ऑफ स्टमक ना हो, याद करके चलिएगा, दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन कि स्टमक में कार्सिनोमा हो रहा है। एक चीज याद करके जाए, अगर गैस्ट्रिक रूगे जो हैं वो खाना खाने पर खत्म नहीं हो रहे हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट आपके पास कारण यह होगा कि कहीं ना कहीं आपके पास जो मसल्स हैं इसके अंदर उसका कार्सिनोमा होना शुरू हो चुका है। यह चीज ध्यान करके चलिए। अब देखिए, ये जो फंडस पोर्शन होती है आपके पास स्टमक की, ये एंटीरियर पोर्शन है और यहां पर क्या कलेक्शन हो रही है? गैसेस। याद करके चलिएगा, यहां क्या चीज कलेक्ट होती है? गैसेस कलेक्ट होती हैं। अब यहां देखिएगा, एक पोर्शन है आपके पास पाइलोरस। पाइलोरस में भी आपके पास यहां देखिए स्फिंक्टर लगा हुआ है। नेचर ने क्या लगा है? स्फिंक्टर। अब जरा ध्यान दो, क्या हुआ? आपके पास खाना यहां आया, खाना यहां आने पर हमें मालूम है कि आपके पास स्टमक के अंदर HCl होती है, उसके साथ मिल गया। अब खाना आपके पास HCl में मिलने के बाद में इस पर्टिकुलर स्टमक को लीव करने की कोशिश कर रहा है। अब जैसे ही वो स्टमक को लीव करने की कोशिश करेगा, नेचर उस खाने को थोड़े से समय के लिए रोकने की ट्राई कर रही है। अब रोकने की ट्राई क्यों कर रही है? उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है। सोचिए, सडनली बहुत ज्यादा HCl से मिला हुआ खाना अगर आपके पास में स्टमक से होता हुआ ड्यूडिनम में चला जाएगा तो ड्यूडिनम में तो अल्सर हो जाएंगे। नेचर उससे बचाने की ट्राई कर रही है। अब दूसरी चीज एक और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए खाना यहां से यहां चला गया, आगे की ओर को मूव कर गया, तो वापस खाना स्टमक में नहीं आना चाहिए। इसीलिए पाइलोरिक स्फिंक्टर की फिर से इंपॉर्टेंस आती है। जैसे ही खाना आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाएगा या ड्यूडिनम में चला जाएगा, वापस वो स्टमक में नहीं आएगा क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर उस समय क्लोज हो जाएगी। तो यह चीज भी हमें ध्यान करके चलनी है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन आपकी बॉडी का स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के बाद में आती है। देखिएगा, ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द गट है। इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होती है ना, वो बड़ा बोला है मैंने, डायामीटर में नहीं, लेंथ में। सबसे लंबाई में जो लंबा हिस्सा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है वो 7 मीटर है और आपके पास जो पर्टिकुलर डाया है दैट इज 2.5 सेंटीमीटर। ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है। अब देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा? क्योंकि इसका डायामीटर जो है, इसके जितने भी पार्ट्स आते हैं उनके डायामीटर को अगर लार्ज इंटेस्टाइन के जितने भी हिस्से होते हैं उनके डायामीटर से कंपेयर करेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन के एवरेज स्ट्रक्चर का डायामीटर लार्ज इंटेस्टाइन के एवरेज स्ट्रक्चर से कम है इसलिए। और स्मॉल इंटेस्टाइन की सबसे लंबाई ज्यादा है क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जब कंपेयर करते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो आपको कम नजर आती है। ये चीज ध्यान करके चलिए। अब आपके पास इसके 3 हिस्से आ गए, एक है ड्यूडिनम, दूसरा जेजुनम, तीसरा आपका इलियम। पहले हिस्से का नाम है ड्यूडिनम, जो आपके पास सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान करके चलिएगा, दिस इज अ सी शेप्ड स्ट्रक्चर है फर्स्ट पार्ट। उसके बाद आती है जेजुनम और तीसरा पोर्शन आता है इलियम। अब सोचो इंपॉर्टेंट क्या है? आपका जो ड्यूडिनम है ना, ये ड्यूडिनम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है इसको मैं अभी बताने की ट्राई करता हूं आपको। एक बार रुक जाना जरा सा, ठीक है? यहां चलते हैं जरा सा, थोड़ा सा ऊपर चल पड़ते हैं। चलिए, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, कोई बात नहीं, मैं यहीं पर आपको इसको डिक्टेट करता हूं। चलिए, ये आपके पास में बेसिकली स्ट्रक्चर है, जरा ध्यान देना यहां पर। यहां देखना जरा, ये स्टमक है, ये जो आपके पास सी पोर्शन आ रहा है, अब ये हो गया आपके पास ड्यूडिनम। अब सुनो, ड्यूडिनम की एक खासियत है। खासियत क्या है? ड्यूडिनम में इंटरनली आपके पास में एक पर्टिकुलर ओपनिंग है। यहां कहीं आपके पास एक ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग का नाम होता है एम्पुला ऑफ वेटर। वर्ड क्या है? एम्पुला ऑफ वेटर।
इस एम्पुला ऑफ वेटर में आपके पास जो कॉमन बाइल डक्ट होती है, जो आपके लीवर से आती है, वो यहां पर एम्पुला ऑफ वेटर में ओपन होती है, और दूसरी इसी ड्यूडिनम के साथ में आपके पास यहां पर एक आपके पास पेनक्रियाटिक ग्लैंड अटैच है। इस पेनक्रियाटिक ग्लैंड की आपके पास जो डक्ट्स होती हैं वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिल जाती हैं, कुछ इस तरह से। अब हुआ क्या, जरा ध्यान देना, कॉमन बाइल डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ ओपन अब मिल गई और ओपन हुई एम्पुला ऑफ वेटर में। ये एम्पुला ऑफ वेटर कहां है, ड्यूडिनम में मौजूद है। अब ड्यूडिनम में इस एम्पुला ऑफ वेटर की जो ओपनिंग है, इसको कवर करने के लिए नेचर ने एक स्फिंक्टर लगा रखा है। अब स्फिंक्टर कौन सा लगाया है, उसका नाम लिखा जाता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। याद करके चलना, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ODII, ठीक है जी। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई एम्पुला ऑफ वेटर को कवर करता है, यह चीज ध्यान करके चलिएगा। अब सोचो नेचर ने ऐसा क्यों किया कि जो कॉमन बाइल डक्ट थी उसको पेनक्रियाटिक डक्ट के साथ मिलाया और आपके पास में वहां पर उस पर्टिकुलर डक्ट का डाया बड़ा हो गया, उसका नाम लिख दिया हमने एम्पुला ऑफ वेटर है, नेचर ने उसको कवर करवाया स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के साथ में। उसका एक प्राइम मोस्ट रीजन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा उसको जरा ध्यान दीजिए। क्या पढ़ा, स्टमक में खाना जो है वो HCl के साथ मिक्स हो गया, फिर वो ड्यूडिनम में जाएगा, तो ड्यूडिनम को तो छल्ली छल्ली कर देगा, अल्सर ही अल्सर हो जाएंगे। तो नेचर इस ड्यूडिनम को बचाना चाहती है, तो बचाने के लिए ड्यूडिनम की जो एसिडिटी आपके पास में इस खाने की वजह से आने वाली है, उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइज किसकी मदद से किया, एक आपके पास जो कॉमन बाइल डक्ट की सिक्रीशन आई उसका पीएच है 8.3 से लेकर 8.4 तक का, याद करके चलना, 8.3 टू 8.4, बहुत ही बेसिक हो गया ये भी। दूसरा, पेनक्रियास से आने वाली जो सिक्रीशन थी आपके पास में, उनकी जो पीएच है वो भी आपके पास 8.3 टू 8.4 ही रहती है। अब सोचो वॉल्यूम ऑफ जो सिक्रीशन आने वाली है ड्यूडिनम के अंदर, वो क्वांटिटी ज्यादा हो गई एज कंपैरिजन टू जो आपके पास मैटर जो है वो स्टमक से आगे की ओर को मूव कर जाता है। इसीलिए ड्यूडिनम को बचाने के लिए नेचर को इन सिक्रीशंस को यहां पर भेजने के लिए एम्पुला ऑफ वेटर की मदद लेने पड़ती है, और उस एम्पुला ऑफ वेटर को क्लोज करने के लिए स्फिंक्टर ऑफ ओडाई की मदद लेने पड़ती है। लेकिन ये होते कहां है, ड्यूडिनम में। अब ये भी चीज हमें पता लग गई, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाद में नहीं बोलना मैंने बताया नहीं था। चलें कोई बात नहीं, आगे की ओर को मूव करते हैं, अगले वाला जो टॉपिक आया। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए आपके पास जो स्मॉल इंटेस्टीन है यहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। अब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टीन का कौन सा रीजन है जहां पर होती है, वो है आपके पास में इलियम। कहां पर हो रही है, इलियम। ये आपके पास जो स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपके पास में, ये इलियम के इनसाइड में आपके पास विलाई है, इलियम के इनसाइड में आपके पास विलाईज नजर आ रहे हैं। देखिए अब विलाई कैसे हैं, ये आप क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो गई, यहां देखो ये हो गई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है ये आपके पास में कॉलुमिनर एपिथेलियम से बनी है, और इस कॉलुमिनर एपिथेलियम पर नेचर ने बहुत ही स्मॉल हेयर लाइक सेल्स लगाए हुए हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपके पास यहां पर लगाकर दे दिए, जिनका नाम लिख दिया गया माइक्रोविलाई। अब सोचो विलाई आपके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके ऊपर माइक्रोविलाई लगा दिए गए, सरफेस एरिया नेचर ने इलियम का बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया, ताकि आपके पास एब्जॉर्प्शन आसानी से कराई जा सके। जो आपने खाना छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था और उसमें से न्यूट्रिशन नेचर को विड्रॉ करना था, वो न्यूट्रिएंट आपके पास विड्रॉ करने के लिए ए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अलॉन्ग विद द माइक्रोविलाई की जरूरत पड़ती है। तो जितना भी आपके पास एब्जॉर्प्शन होता है, याद करके चलिएगा, स्मॉल इंटेस्टीन में ही होता है। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यह चीज हमें ध्यान होनी चाहिए। चलेंगे जी नेक्स्ट पार्ट की ओर को चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास लार्ज इंटेस्टीन। अब जरा यहां पर देख लेना, यहां से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है और इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब जरा ध्यान दो, ये रहा जी आपके पास में बेसिकली लार्ज इंटेस्टीन। लार्ज इंटेस्टीन का आपके पास लेंथ लंबी नहीं है, क्योंकि लेंथ यहां पर कितनी नजर आ रही है, 1.5 मीटर लॉन्ग ही। अब इसके 3 हिस्से हैं, पहले हिस्से का नाम सीकम, दूसरे का नाम कोलोन, तीसरे का नाम रेक्टम। यहां देखिए ये हो गया जी आपके पास में सीकम। सीकम की एक एक्सटेंशन है, उस एक्सटेंशन का नाम लिखा जाता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। याद करके चलिएगा, ह्यूमन का सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दोनों के दोनों वेस्टिजियल हो चुके हैं।
नॉर्मली जो सीकम है वो इसलिए वेस्टिजियल हो गया क्योंकि हम ह्यूमन के अंदर इस सीकम के अंदर सेलुलेज नाम का एंजाइम नहीं मिलता है। ये सेलुलेज करता क्या है, ये आपके पास में नॉर्मली सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो ये सेलुलोज किस में मिलती है, ये तो प्लांट्स में मिलता है। मीन भाई अगर हम डायरेक्टली प्लांट को खा लेंगे ना तो हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ हर्बीवोर में ही मिलता है, इसलिए हमारा सीकम एक तरह से वेस्टिजियल। दूसरा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी, अब इसको वेस्टिजियल क्यों कहा, क्योंकि इसका साइज जो है वो हमारे अंदर रिड्यूस हो चुका है और इसका फंक्शन भी रिड्यूस हुआ है। फंक्शन ये करता है आज की डेट में थोड़ा बहुत, ये एक तरह का लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड टिश्यू क्या करते हैं, बी लिम्फोसाइट को आपके पास में बढ़ाने का काम करते हैं। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी की मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं। एंटीबॉडी मैन्युफैक्चर होंगी तो जितने भी एंटीजन बॉडी के अंदर जाएंगे उनके साथ लड़ाई करने में आपके पास एंटीबॉडीज को मदद मिलती है। एंटीबॉडीज जितनी ज्यादा होंगी उतने ज्यादा एंटीजन हम डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। तो आपके पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक तरह का ये रोल प्ले कर देता है, लेकिन दोनों के दोनों नॉर्मल। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।